चलें जी, ये जो है ना आपकी स्प्रिंग 26 अटेम्प्ट, इसका हर सवाल जो है ना उसके एग्जामिनर कमेंट्स बड़े आई ओपनिंग है। अभी तो क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं 6, इसको देखते हैं। दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक है जी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड द रूल्स मेड अंडर कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ वाई एंड एम फॉर टैक्स ईयर 2026। 3 नंबर का ये है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ याकूत एंड मरजान फॉर 7 नंबर का। उसने कहा है शो ऑल रेलिवेंट एग्जाम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस एंड इग्नोर सरचार्ज इफ एनी। उसने खुद कह दिया है कि सरचार्ज जो है वो हमने नहीं लगाना इसके ऊपर। तब उसने हमें कह दिया हमें तो फिर किसी चीज़ के बारे में खुद से एजम्पशन की ज़रूरत नहीं है। सवाल पढ़ते हैं कहते हैं जी यकूत एंड मरजान formed an AOP under the name YNM and contributing capital in equal proportion। अच्छा ये AOP का सवाल है और वाई एंड एम जो है AOP का नाम है, इक्वली वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। वाई एंड एम इज एंगेज इन द प्रोविजन ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड डाटा होस्टिंग सर्विसेज एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ वाई एंड एम फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2026 आर एज फॉलो रेवेन्यू एक्सपेंसेस नेट लॉस। एक्सपेंसेस इंक्लूड रीइंबर्समेंट ऑफ रुपीज 20 मिलियन टू याकूत। इन एक्सपेंसेस में कह रहा है हमने 20 मिलियन याकूत को दिया है फॉर बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस के बिजनेस एक्सपेंसेस थे वो हमने याकूत ने किए, हम वापस कर दिए। फिर टेक्निकल एडवाइजरी फी ऑफ 9 मिलियन पे टू मरजान फॉर इम्प्रूविंग सिस्टम एफिशिएंसी, ये हमने उसको पेमेंट की है मरजान को, टेक्निकल फ़ी। ये हमारा बिजनेस एक्सपेंस तो नहीं है। फिर है जी हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ AOP Yakut and Marjan jointly purchased the property as a long-term real estate investment for rupees 50 million and sharing the cost and any subsequent gain in the ratio of 60% and 40% respectively. With the effect from first to the purchase, the property was rented out at an annual rental value of 6 million। अब देखें यहाँ पे ना इस सवाल में दैट इज शेयर इज असर्टेनेबल, वही नो कि कौन कितने परसेंट का मालिक है, इस चीज़ का हमें पता है। तो द प्रॉपर्टी rented out annual rent of 6 million, the rental income has not been included in the profit and loss account of YMM। Y&M में इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शामिल नहीं है। Yakut also operates a separate trading business and earned income of rupees 3 million from that business during tax year 2026। Marjan received profit of rupees 6 million on bank deposits। The bank deducted zakat amounted to rupees 1.5 million under the provision of zakat and ushur ordinance 1980। तो AOP है, मेंबर्स हैं, इनकी हमने अब क्या करनी है, टैक्सेशन जो है वो करनी है। एक सेकंड मैं ना सवाल ज़रा सामने भी ओपन कर लूँ अपने, और फिर मुझे इजी हो जाएगा सामने सवाल ओपन करने पे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, हमने यकूत एंड मरजान की वाई एंड एम की सबसे पहले इनकम कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे वाई एंड एम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 2026। अच्छा जी, उसने हमें नेट लॉस बिफोर टैक्स दिया है। इनकम फ्रॉम बिजनेस है हमारे पास, हम यहाँ पे दो कॉलम्स ही स्टैंडर्ड बनाते आ रहे हैं। ये आ गया जी रुपीस। हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है उसको डिस्कस आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेट लॉस, कितने का है नेट लॉस हमारा, 5 मिलियन का। तो इसको हमने यहाँ पर क्या किया,
लेस कर दिए। अब इसमें जो इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं वो हमने क्या करने हैं, ऐड बैक करने हैं। हमने क्या करने हैं इसमें, ऐड इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। क्या करने हैं हमने, इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस जो हैं हमने वो ऐड करने हैं। अब इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस में नंबर 1 पे है हमारे पास रीइम्बर्समेंट। रीइम्बर्समेंट जो हमने की है आई गेस याकूत को, हाँ जी याकूत को हमने की हैं 20 मिलियन की। अब वो बिजनेस एक्सपेंस थे, वो हमने वापस किए हैं, तो इधर उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये एड बैक नहीं होने चाहिए। फिर आपने टेक्निकल फ़ी पे की है मरजान को, वो है 9 मिलियन की। तो ये हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड बैक कर देंगे। तो 9 ऐड कर रहे हैं, 5 का लॉस है, तो यहाँ पे नेट की ना के पास कितना आ जाएगा, 4 मिलियन का। तो ये आपकी बनेगी टैक्सेबल इनकम, ये बिफोर टैक्स है। ये क्या है आपकी टैक्सेबल इनकम कंसिडर हो रही होगी। अच्छा जी अब हम ज़रा यहाँ पे करेंगे इसकी टैक्सेशन। हम इसके ऊपर स्लैब रेट लगाएंगे, 4 मिलियन है, वैसे हमें स्लैब रेट गिवन है, वैसे यहाँ पे पेपर के एंड पे गिवन है। नॉन सैलरीड है, 4 मिलियन वाला इसमें फॉल कर रहे हैं कि 6.5 लाख रुपया और फिक्स अमाउंट का 40%, 6.5 लाख रुपया और फिक्स अमाउंट का 40%। तो ये आ गया जी 4 मिलियन, ये हो गया 6.5 लाख रुपया। 32 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट जो हुआ ये हमारे पास आया 8 लाख रुपया। 8 लाख का हम लेंगे 40% लेंगे, तो 8 लाख का 40% कितना होगा, 80, 160, 320। कैलकुलेटर कर लेते हैं ना, अड्डा में आइंस्टाइन होता तो अच्छे होता। 8 लाख का 40%, 320, आइंस्टाइन तो मैं हूँ थोड़ा सा। 3,20,000 कितना आएगा, 650 जमा 3,20,000। ये इसकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 9,70,000। अगर आप लोगों ने यहाँ तक इसकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की, आप लोगों ने अगर यहाँ तक इसकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की और छोड़ के चले गए, तो फिर ये नहीं पूछना मुझे क्यों निकाला, बिकॉज इसने रिक्वायरमेंट में कहीं पे भी नहीं लिखा इग्नोर मिनिमम टैक्स। इसी अटेम्प्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे उसने क्लियरली मिनिमम टैक्स को इग्नोर कराया, हम नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी पेपर स्टार्ट करो एंड पे जाओ टैक्स रेट्स को देखो। जब टैक्स रेट्स पे उसने मिनिमम टैक्स दिया हुआ है तो एग्जामिनर पागल नहीं है, इसका मतलब इस पूरे पेपर में मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन मौजूद है। आपने मिनिमम टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो जब मैंने देखा लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर इसने मना कर दिया मिनिमम टैक्स नहीं लगाना, टर्नओवर टैक्स, मैंने कहा ओके। लेकिन यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे एओपी है, एओपी का रेवेन्यू 100 मिलियन से ज़्यादा है। तो जिस एओपी का रेवेन्यू या इंडिविजुअल का रेवेन्यू बिजनेस का 100 मिलियन से ज़्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिकली किस में फॉल करेगा, मिनिमम टैक्स regime में फॉल करेगा। तो हम इसकी एमटीआर के मुताबिक भी क्या करेंगे, टैक्सेशन करेंगे। तो ये तो इसका टैक्स आया था अंडर नॉर्मल टैक्स regime। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अंडर एमटीआर। एमटीआर में टैक्स जो है वो हम लगाएंगे किसके ऊपर, वो हम लगाएंगे टर्नओवर के ऊपर। अब इसका टर्नओवर कितना है, 110 मिलियन है, 1.25% जो है वो हम टर्नओवर का लगा देंगे। तो 110 मिलियन का 1.25% लें, कितना बनता है, तो 1.25 मल्टीप्लाई बाय 110, तो ये बनेगा आपके पास 1.375। इसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं मिलियन से, तो ये बनेगा आपके पास
1375,000 कितना बनेगा 1375,000। असूल हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमारा क्या है, एक्चुअल टैक्स और मिनिमम टैक्स विच एवरेज हायर वो पे करते हैं। तो इसका मतलब आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है इस एओपी की कितनी होगी 1375,000 होगी। दे हैव टू पे दिस अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि रिक्वायरमेंट में एडिशनल नोट्स पढ़ो। इसने कहा यहाँ पे इस इन एडिशनल नोट्स पे उसने कहीं भी नहीं लिखा हुआ था एमटीआर का, और सवाल पढ़ते हुए लग गया पता कि एओपी है और एओपी का टर्नओवर जो है वो 100 से ज़्यादा भी है। तो इसलिए चूंकि एओपी का टर्नओवर जो है वो 100 से ज़्यादा है, तो हमने क्या किया था उस 110 के ऊपर हमने अपना मिनिमम टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया है। क्या किया है हमने, मिनिमम टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया है। अब सवाल है हमारे पास कि अब ये प्रॉफिट भी आ गया हमारे पास 4 मिलियन का, अब इसमें मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। इसको कहेंगे अप्रोप्रिएशन, जो हम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर की, बिकॉज मेंबर्स को हमने पैसे तो देने हैं। अब जब मेंबर्स में शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो एक हमारे पास याकूत है, एक हमारे पास मरजान है, और एक हमारे पास क्या है, टोटल है। तो जो जो हम उनको इस सवाल के मुताबिक ऑलरेडी पे कर चुके हैं पहले, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने एक ही चीज़ पे की है, दैट इज़ टेक्निकली एडवाइजरी फ़ी। बिकॉज जो हमने यकूत को पे किया है वो बिजनेस एक्सपेंस था। ये हम क्लियरली पढ़ के आए हैं कि बिजनेस का एक्सपेंस अगर हम पार्टनर को पे कर रहे हैं वो अलाउ होता है। जैसे हमने कहा था कि अगर हमने पार्टनर से प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, उसको पार्टनर का रेंट पे करें, तो रेंट को हम एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो यकूत को तो नहीं, हमने मरजान को जो पे किया था वो एक्सपेंस नहीं था, वो उसको पर्सनल बेनिफिट था। तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ऐड बैक किया। ठीक है, ये हमने इसको दे दिया। अब रिमेनिंग जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना है, 4 का। तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो यहाँ पे सबसे एंड पे लिख दो कि 4 का प्रॉफिट जो है वो मैंने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, 4 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 4 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें तो मैंने देना इन दोनों मेंबर्स में 4 पे थे, इसको मैंने ऑलरेडी 9 दे दिया हुआ है। तो मैं से क्या करूंगा, इससे जो है वो 5 वापस ले लूंगा। क्या करूंगा, मैं 5 वापस ले लूंगा कि भाई सिंपल सी बात है, मैं एओपी हूँ, ये दो मेरे मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारा प्रॉफिट बनता है 4 मिलियन का, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई मैं तुमको ये तुम्हारा जो है ना ये कद्दू के मुंह वाला, इसको मैंने 9 दे दिया हुआ है, तो टोटल शेयर में 9 लिख दिया। मैं कहा देना तुम्हें मैंने 4 था, दे मैंने तुम्हें 9 दिया हुआ है, तो मैं तो एक्स्ट्रा 5 दे गया हूँ, तो इसको तो एडजस्ट कराओ। तो हम इसको लेस करवाएंगे। अब क्योंकि इक्वली शेयर था, इस 5 का 2.5 जो है वो इसको चार्ज होगा लॉस, और 2.5 जो है वो क्या होगा, इसको जाएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है वो इसको जाएगा। तो इसका मतलब यकूत को लॉस मिला 2.5 का, इसको 9 पहले चला गया था, 2.5 का इसको लॉस चार्ज होगा, तो इसके पास कितना आएगा 6.5। तो 6.5 माइनस 2.5 जवाब 4, 9 माइनस 5 जवाब 4। तो ये जो 4 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है उसकी हमने कुछ इस तरह से क्या की है, डिस्ट्रीब्यूशन की है। दैट इज द आफ्टर टैक्स शेयर जो इन लोगों को क्या मिल रहा है, रिसीव हो रहा है। कहानी यहाँ तक होती तो मसला नहीं था। अब है टैक्स लायबिलिटी ऑफ यकूत भी निकालनी है और मरजान भी निकालनी है। हमने क्या करनी है, हमने टैक्स लायबिलिटी ऑफ कैलकुलेट करनी है यकूत की, और हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है मरजान की। अब मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट पे लेके जा रहा, हम जल्दी से जो है वो क्या करते हैं, इसको डिस्कस आउट करते हैं कि यकूत की टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे और मरजान कैसे निकालेंगे। अब ज़रा देखें यकूत के पास इनकम कौन कौन सी है। कहते जी यकूत के पास एक प्रॉपर्टी है, यकूत के पास एक सेपरेट ट्रेडिंग बिजनेस है, उस पर उसने 3 मिलियन अर्न किया है। तो यकूत की इनकम फ्रॉम बिजनेस है, उसने उस पर कितना अर्न किया है, किधर गया यकूत, यकूत के पास एक इनकम फ्रॉम बिजनेस है, उस इनकम फ्रॉम बिजनेस पे उसने अर्न किया है 3 मिलियन। उसके बाद वो कहता है
यकूत को यहाँ पे एओपी का लॉस मिला है, तो लॉस तो डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं होता यकूत के लिए। उसके बाद वो कहता है कि इन्होंने एक प्रॉपर्टी जो है वो क्या की हुई है, रेंट आउट की हुई है। इन्होंने क्या की हुई है, इन्होंने एक प्रॉपर्टी जो है वो रेंट आउट की हुई है, उसकी इनकम जो है अब हमने क्या करनी है, अपोर्शन करनी है। अब प्रॉपर्टी की इनकम की बात करें, कहता है जी एक उन्होंने जॉइंट प्रॉपर्टी परचेज की थी 50 मिलियन की, ठीक है। शेयर जो है उनका 60-40 था। प्रॉपर्टी वॉज रेंटेड आउट एट एनुअल रेंट ऑफ रुपीज़ 6 मिलियन। हमने 6 मिलियन के ऊपर प्रॉपर्टी रेंट आउट की है। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपको पढ़ा के आते हैं कि अगर आपका शेयर सर्टेनेबल है तो आप उस शेयर्स को इनकम कैलकुलेट करोगे, मेंबर्स को डिवाइड करेंगे, मेंबर को उसके ऊपर क्या करेंगे, टैक्स जो है पे करेंगे। अब देखें कितनी थी, 6 मिलियन। हाँ, 6 मिलियन आपको रेंट मिला है। इस रेंट में से सिर्फ आप रिपेयर्स जो है वो लेस करवाएंगे। 6 को 5 में डिवाइड किया 1.2 आया। 1.2 को लेस किया तो आपके पास क्या आया, 4.8 जो है वो क्या कंसिडर हुआ आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब ये जो 4.8 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इसमें से 60% जो है वो यकूत का था और 40% जो है वो मरजान का है। तो 4.8 का 60% लें, 4.8 मिलियन का अगर आप 60% लें तो ये बनेगा आपके पास 2.8 मिलियन। 2.88 मिलियन जो है वो इसको जाएगा, और 4.8 माइनस 2.88, तो 1.292 मिलियन जो है ना वो किसको जाएगा, वो मरजान को जाएगा। तो यकूत की इनकम फ्रॉम बिजनेस ये होगी 3 मिलियन, और इसकी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से इसको शेयर मिला था वो था जी 2.88 का। तो 3 में हमने ऐड किया 2.88, कितना बना इसका, 5.88 का इसका यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस, टोटल इसकी इनकम बन गई। अब इसको चूंकि इसके शेयर फ्रॉम एओपी में लॉस हुआ है और लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं होता, तो उसको तो हम यहाँ पे कोई भी अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। लॉस को हम यहाँ पर अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। लॉस को हम यहाँ पर अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? अब आप इसकी यहाँ पर क्या करेंगे, टैक्सेशन जो है वो कर लेंगे। 5.8 मिलियन है इसका, 5.88। तो ये आप इसको जरा लिख लें, रेट लगाना है 58800000। अब आप इसके स्लैब में जाएं। रेलेवेंट स्लैब जो है 5.6 वाली है, ये वाली 16,10,000 और 45%। 45% किसका है, 56 लाख का। 16,10,000, फिक्स टैक्स आया 16,10,000, और एक्सीडिंग अमाउंट है 56 लाख की। इसका लेना है आपने 45%, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,80,000। इसका आप ले 45%, कितना आता है, 280 का 45%, 1,26,000। तो ये बनेगा आपका जमा 16100000173600। ये बन जाएगी इसकी टैक्स लाइबिलिटी। ये क्या बनेगी, इसकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी यकूत की। ये अब सबको क्लियर है, यकूत की टैक्स लाइबिलिटी कैसे हमने कैलकुलेट की है और एओपी की हमने कैसे कैलकुलेट की है। अब हम चलते हैं आगे, और अब हम मरजान की बात जो है वो क्या करेंगे, कैलकुलेट कर रहे हैं।
प्रॉपर्टी की वर्किंग ये है, 6 का प्रॉफिट था, 1.2 का हमने एक्सपेंस चार्ज किया, बाकी हमने ऐड कर ली। क्लियर है आपको? अब इसके बाद ना जो असल कहानी है वो है मरजान की इनकम की कैलकुलेशन की। तो मरजान भाई जो हैं, हमने इनकम की कैलकुलेशन जो करनी है वो देखते हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं मरजान की। इसको ज़रा समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा मरजान के बारे में क्या डिस्कशन हो रही है। कहते हैं एक तो मरजान को प्रॉपर्टी का शेयर मिलेगा, ठीक है। कहता है उसके अलावा मरजान को प्रॉफिट मिला 6 मिलियन का ऑन बैंक डिपॉजिट। कितना? बैंक डिपॉजिट का उसको प्रॉफिट मिला। बैंक डिडक्टेड ज़कात 1.5 मिलियन। बैंक ने उसके ऊपर ज़कात भी डिडक्ट की हुई है 1.5 मिलियन। अच्छा जी, उसने ना यहाँ पे हमें बताया था कि प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर ना रेट है 20%। प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर रेट कितना है? 20% है। तो ये इसको प्रॉफिट मिला है बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर 20%, और बैंक ने ज़कात डिडक्ट करके भेजा है अंडर द प्रोविजन ऑफ ज़कात एंड उशूर ऑर्डिनेंस। अब यहाँ पे वैसे एक नेट ऑफ का वर्ड लिखा होना जाना चाहिए था कि ये अमाउंट नेट ऑफ टैक्स है, लेकिन उसने थोड़ा सा हमें बताया है कि ज़कात डिडक्ट हुई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ज़कात डिडक्ट हुई है तो इसमें से प्रॉफिट भी, टैक्स जो है वो भी क्या हुआ होगा? डिडक्ट हुआ होगा। इसका मतलब ये 6 मिलियन जो है ये 20% डिडक्ट होने के बाद है। अगर आप इस 6 को 0.8 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास कितनी इनकम आ जाएगी? 6 को डिवाइड करना है 0.8 के ऊपर, ये बनेगा आपके पास 7.5 मिलियन। ये कितना बनेगा आपके पास? 7.5 मिलियन। और इसमें से आपने ज़कात भी डिडक्ट की हुई है, वो है 1.5 मिलियन। तो इसका मतलब 9 मिलियन का आपको प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव हुआ। आपको कितना रिसीव हुआ? प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो 9 मिलियन का रिसीव हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा इस एक पॉइंट के ऊपर कितने कंसेप्ट जो हैं वो एग्जामिनर ने टेस्ट किए। अब मुझे अगर मैं उससे सवाल पूछूं कि भाई उसने यहाँ पे ज़कात डिडक्ट की है, ज़कात का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो आप सारे कहेंगे कि जी हम पढ़ के आए हैं कि अगर ज़कात डिडक्ट होगी तो हम ज़कात को एज आ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर के ऊपर क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। हमने सारा यही पढ़ा है कि हम क्या कर सकते हैं, हम ज़कात को एज ए डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पर क्लेम करते हैं
ज़कात को एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं करते। अब आप इसको एज अ रेफरेंस के तौर के ऊपर कंपेयर करेंगे डिविडेंड से, बिकॉज पास्ट पेपर में जितने भी सवाल हैं उसमें ज़कात अगर गिवन होती है और ज़कात डिडक्ट होती है डिविडेंड में से, तो हम डिविडेंड में ऐड बैक करते हैं, जाके अलाउंस पे क्लेम करते हैं डिडक्टेबल, बिकॉज डिविडेंड एफटीआर की आइटम होती है। ऐसा ही था। लेकिन प्रॉफिट ऑन डेट पढ़ाते हुए एक पॉइंट मैं बुक पे हाईलाइट करवाता हूँ और वहाँ पे नोट भी किया होगा कि अगर प्रॉफिट ऑन डेट एनटीआर का पार्ट बन जाए, एनटीआर में से एक्सपेंस लेस हो सकता है, और अगर कोई ज़कात पे हुई तो हम उसको वहाँ पे एक्सपेंस के तौर पे क्या करवाएंगे, लेस जो है वो करवा रहे होंगे। तो अब वो वाला पॉइंट दोबारा यहाँ पे टेस्ट होगा। आप सबके पास बुक होगी और सबके पास बुक में अगर आप एफटीआर के चैप्टर को ओपन करें और एफटीआर के चैप्टर में अगर आप प्रॉफिट ऑन डेट में जाएं, प्रॉफिट ऑन डेट में जाएंगे, टेबल से ऊपर या टेबल के बाद ये लाइन लिखी हुई है कि एक्सपेंसेस लेस किससे नहीं होते, एफटीआर की इनकम में से। और अगर ज़कात एनटीआर में ट्रीट हो गई, एनटीआर में तो एक्सपेंस लेस हो सकते हैं, अगर सॉरी प्रॉफिट ऑन डेट एनटीआर में ट्रीट हो गया तो एनटीआर में तो हम एक्सपेंस को लेस करवा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। किस भाई के लिए, मरजान भाई के लिए। अब मरजान भाई की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट की थी, ये थी 1.92 मिलियन। 1.92 मिलियन जो है वो हमने इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट की मरजान की। फिर मरजान की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब अदर सोर्स में एक तो क्लियर कट है कि अगर प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से अबव होगा तो किसका पार्ट बनेगा, वो एनटीआर का पार्ट बनेगा। और यहाँ पे इसको 6 मिलियन रिसीव हुआ है टैक्स और ज़कात कटने के बाद। तो हमने क्या किया, हमने इस 6 को 0.8 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 7.5, और इसमें जो ज़कात डिडक्ट हुई थी वो मैंने ऐड की, तो मुझे जो प्रॉफिट ऑन डेट मिला है वो कितना मिला, 9 मिलियन का। अब ये जाहिर सी बात है एनटीआर का पार्ट बनेगा। अब जो चीज़ एनटीआर का पार्ट बनेगी उसमें से जो रेलेवेंट एक्सपेंस होगा वो हम क्या करवाएंगे, वो हम लेस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ज़कात इस एनटीआर में से लेस करवा दो, 9 में से 1.5 गया तो कितना बचा हमारे पास, 7.5 बचा। अब आप इसको जमा करें, 1.92 प्लस 7.5 कितना बनेगा, 1.92 प्लस 7.5 कितना बनेगा, 1.92 प्लस 7.5 ये बनेगा 9.42। ये है इसकी टैक्सेबल इनकम बिफोर शेयर फ्रॉम एओपी। ये है इसकी टैक्सेबल इनकम बिफोर शेयर फ्रॉम एओपी। ये एओपी के शेयर से पहले की इनकम है। अब इसमें हम ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी। अब देखें जब हमने एओपी की यहाँ पे कैलकुलेट की थी तो भाई एओपी की टैक्सेबल इनकम 4 मिलियन आई थी, उसमें से ये टैक्स पे किया। तो अगर मैं 4 में से 1.375 लेस करवाऊंगा तो वो मेरा शेयर आफ्टर एओपी होगा। लेकिन अगर आप देखें तो मैंने जो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन की है शेयर की, ये कौन सा लिया, ये 4 लिया, तो ये बिफोर टैक्स लिया, आफ्टर टैक्स नहीं लिया। तो इस जब सारी ये अप्रोप्रिएशन की हमने, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमें लगा पता कि मरजान को तो हम 6.5 मिलियन का शेयर दे रहे हैं। तो ये जो हमने शेयर फ्रॉम एओपी यहाँ पर कैलकुलेट किया है, यहाँ पे जो हमने शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट किया है मरजान का 6.5 मिलियन का, वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 9.42 प्लस 6.5 मिलियन, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल इनकम इंक्लूडिंग एओपी। मैंने आपको कहा था कि टोटल इनकम इंक्लूडिंग एओपी इसको बी से लिखना है, बिफोर एओपी इसको सी से लिखना है। तो 9.42 प्लस 6.5 ये बनेगा 9 और 6 15 15, और ये बनेगा 15.92। कितना बनेगा, 15.92 जो है ये बन रहा होगा। अब ये आपके पास टैक्सेबल इनकम आ गई इसकी। अब आप इसके ऊपर रेट लगाएंगे। नॉन सैलरीड है, उसने खुद क्या सरचार्ज को इग्नोर कर रहे हैं, वरना मैं इसमें सरचार्ज अभी आपको लगा के दिखा सकता हूँ। मैं चले अब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। पहले एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस करते हैं, फिर इसको एक्सटेंड करते हैं कि अगर इसमें सरचार्ज का इम्पैक्ट लेना होता तो हम कितना इम्पैक्ट ले रहे होते। मैं आपको वो एक एडिशनल सब्जेक्ट भी सिखाऊंगा। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है।
ये आपने याद रखनी है कि मैं इस सवाल में थोड़ी सी एक्सटेंशन भी करूंगा और ये फिर सवाल आपके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल होना चाहिए, बिकॉज ये मस्ट टू डू है। आपने अगर एओपी देख ली है, आप लोगों ने अगर एओपी समझ ली है, और तो इस एओपी को समझने के बाद इफ दैट इज द ओनली क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कर लो, तो ये बेंचमार्क क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, अब रेट की बात करें तो आपके पास इनकम आई है 15.92 मिलियन। इसकी कितनी इनकम आई है? 15.92 मिलियन। इसमें से हम स्लैब रेट लगाएंगे, वो हमारे पास है 5.6 मिलियन के ऊपर स्लैब खत्म हो गया था। 5.6 मिलियन के ऊपर हमारा फिक्स टैक्स जो आता है 1.61 है, 1610000। और जो एक्सीडिंग अमाउंट आएगी उसका हम क्या लेंगे? 45% लेंगे। तो 15920 हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 1592000 माइनस 56 लाख। ये आ गया जी हमारे पास 10320 इसका हम लेंगे 45%। ये आएगा हमारे पास 464 आप इसमें जमा कर लें 1610000, तो ये बनेगा आपके पास टैक्स लाइबिलिटी 6254000। क्या आई है? 6254000। ये टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग एयरफोर्स पे भी है। ये क्या है? टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग एओपी। इसको आप डोनेट करेंगे ए से, तो अब फॉर्मूला होगा ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। अब ए है आपके पास 6254000। बी आपने कैलकुलेट किया था 15.92 मिलियन। बी कितना है आपके पास? 15.92 मिलियन। अब यहाँ लिख लें 1592000। और सी वो कितना है आपका? सी यू हैड मयर्ड 9.42 मिलियन। तो ये आपके पास सी आ जाएगा 942 000। तो ये है आपका एवरेज रेट। ये क्या है आपका? दैट इज योर एवरेज रेट। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी प्रॉपर सवाल का जवाब 6254000 डिवाइडेड बाय 15920 ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 929 ओहो 9494 ही है ना? 94 ही, हाँ 9420000 से। तो आपके पास टैक्स आएगा दैट इज सेट टू बी 3700,545। तो ये आपका टैक्स बनेगा किसका? ये टैक्स बनेगा आपका भाई साहब जो मनहूस था, एम फॉर मनहूस मरजान का टैक्स जो है बन रहा होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मज़े की, इससे ज़्यादा टेक्निकल आपको मेंबर्स की टैक्सेशन नहीं मिलेगी। अब मैं आपके पास जाऊंगा इसके एग्जामिनर कमेंट्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 था और बेड़ा गर्क था। 37% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए थे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 में डीपली जाएं और जंप करें तो कहता है ये रीजंस हैं। क्या जी बच्चों ने क्या कर पंगे किए हैं? बच्चों ने किया कि टेक्निकल एडवाइजरी फी जो है उसको एडमिजिबल कंसिडर कर लिया, हालांकि वो इनएडमिजिबल है। उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी में मिनिमम टैक्स को इग्नोर किया। नहीं करना भाई, टर्नओवर टैक्सेशन लगनी है, वो खुद कहे टर्नओवर टैक्सेशन इग्नोर होगी तब है। तो इस सवाल के बाद ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए कि अगर एओपी है या इंडिविजुअल है और उसके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस है और उसका टर्नओवर, उसका रेवेन्यू 100 मिलियन से अबव है और सवाल साइलेंट है, तो टर्नओवर टैक्स लगाना है। उसके बाद लॉस आपने इग्नोर किया था, वो हमने देख लिया। रेंटल इनकम आपने कंप्यूट नहीं की, कूदर मरजान के प्रॉफिट ऑन डेट को आपने ग्रॉस अप नहीं किया था। ज़कात को टोटल इनकम से लेस करवा दिया, हालांकि प्रॉफिट ऑन डेट एनटीआर का पार्ट बनेगा तो ज़कात की इनकम यहाँ से लेस होगी। फिर इन केस ऑफ मरजान टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस जो है वो कंप्यूट नहीं किया था। और आपने मेंबर्स में जो शेयर की अपॉर्चुनमेंट थी वो इग्नोर की थी। तो ये सारा कुछ उसने एग्जामिनर कमेंट्स में बताया कि यार ये कुछ आपने क्या किया है, गलत किया है। अच्छा जी, मैं अब इसमें छोटी सी एक्सटेंशन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? इसमें छोटी सी एक्सटेंशन करता हूँ। उस एक्सटेंशन को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है? अब ये स्प्रिंग 2026 का सवाल है
और क्वेश्चन नंबर 6 है एओपी का, जो हमारी आवाम में सबसे डिफ़िकल्ट सवाल समझा जाता है। और इस एओपी में भी सबसे मुश्किल सवाल है, जिसमें मेंबर्स को शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जिसमें लॉस भी है, जिसमें गेन भी है, जिसमें सारा कुछ हम डिस्कस आउट कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ का इम्पैक्ट है कि उसने कहा था कि सरचार्ज को इग्नोर कर दें, हमने सरचार्ज को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो मैं इस सवाल में अदर देन एग्जाम एक एक्सटेंशन करता हूँ। हम इसमें सरचार्ज को ऐड करके एक दफ़ा रिवाइज टैक्स लायबिलिटी निकाल के देखते हैं कि अगर सरचार्ज ऐड करना हो तो उसमें फिर क्या इम्पैक्ट होगा टैक्स का, उसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं समझते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है। आई शेयर द वीडियो ऑफ दैट लेक्चर टू एवरीवन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेंचमार्क होना चाहिए एंड दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन जो एओपी के लिए होना चाहिए। तो इसको लाजमी देखना है, इसको लाजमी समझना है, सरचार्ज वाले पॉइंट को भी डिस्कस आउट करना है, समझना है, और इस सवाल को अपना बेंचमार्क क्वेश्चन कंसीडर करने हैं। तो स्प्रिंग 2026 की पूरी अटेम्प्ट आपकी बेंचमार्क है। तो इसको आपने बड़े ध्यान से, बड़े तफसील से, बड़े तसल्ली से देखना है। और हर एक पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है, अगर समझ ना आए उसी वक्त वीडियो को रोकना है आपने, बिकॉज ये मैं एज अर्ली एज पॉसिबल शेयर करूंगा। उसी वक्त वीडियो को रोकना है, पॉज करें, रेलेवेंट चैप्टर पे रेलेवेंट जगह पे जाकर उस पॉइंट को देख के हाईलाइट कर लीजिएगा, बिकॉज इससे ज़्यादा डिटेल्ड टेक्निकल चीज़ आपको एओपी के किसी भी पास पेपर में नहीं मिलेगी। एक होगा स्प्रिंग 25 का, शायद उसमें थोड़ी सी हो, बट दिस इज सेट टू बी द मोस्ट टेक्निकल एरिया जो हमारे पास टैक्सेशन के हिसाब से क्या हुआ है, टेस्ट हुआ है। तो मैंने इसको सॉल्व करते हुए अब मैं इसमें एक्सटेंशन करूंगा, जो अदर देन एग्जाम होगी, जो एग्जाम में नहीं आई, लेकिन हमने तो अदर देन एग्जाम ही प्रिपरेशंस करनी होती है। तो इस चीज को आपने अकाउंट फॉर करना है और भूलना नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? अच्छा जी, रेट्स के ऊपर आते हैं ना। रेट्स के ऊपर, तो रेट्स के ऊपर उसने क्या कहा था कि अगर देखें, उसने कहा कि अगर कोई भी हाई अर्नर है, अब देखें दो तरह के सरचार्ज हैं। एक वो है जो सैलरीड पर्सन के लिए है। अगर सैलरीड पर्सन के लिए, जिसकी जो सैलरीड क्लास में फॉल कर रहा है, अगर उसकी इनकम, टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से अबव है तो 9% सरचार्ज लगेगा। और अगर कोई नॉन सैलरीड बंदा है और उसके ऊपर बात करें, अगर उसकी इनकम ज़्यादा है 10 मिलियन से, तो रिमेंबर उसके ऊपर कितना लगेगा, 10% सरचार्ज लग रहा होगा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी का। अब वो सरचार्ज जो है वो हम इसके ऊपर लगाते हैं और देखते हैं। 10% लगाना है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी का अगर उसकी इनकम जो है वो 10 मिलियन से ज़्यादा हो। अब ज़रा मैं इधर आता हूँ, पहले मैं एओपी की बात करता हूँ। तो आप खुद देखें, एओपी की इनकम आई कितनी आपके पास, 4 मिलियन। एओपी की इनकम कितनी है आपके पास, 4 मिलियन। तो क्या ये 10 मिलियन से ज़्यादा है? योर आंसर इज नो। तो इसका मतलब इसके ऊपर सरचार्ज जो है वो तो नहीं लगेगा, इसके ऊपर सरचार्ज तो नहीं लगेगा। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, यकूत के। यकूत की इनकम आई है 5.8 मिलियन। क्या ये 10 मिलियन से ज़्यादा है? इसके ऊपर भी सरचार्ज नहीं लगेगा। अब हम आते हैं मरजान के ऊपर। मरजान की इनकम कितनी आई है उसको हम ज़रा यहाँ पे देखते हैं। सर मरजान की इनकम आई है 9.42 मिलियन। मरजान की इनकम कितनी आई है, 9.42 मिलियन। लेकिन इसमें अगर हम शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करें तो कितनी हो रही है? क्या ये 10 मिलियन से ऊपर नहीं हो रही? अगर खुद देखें, शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करने के बाद 10 मिलियन से ऊपर नहीं हो रही। अब जब चूंकि 10 मिलियन से ऊपर हो रही है तो इसमें हम सरचार्ज भी ऐड करेंगे। अब वो सरचार्ज कैसे ऐड होगा, हमने 10% ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अब देखें, ये जो मैंने टैक्स लायबिलिटी निकाली है, हम इसको सेम एज इट इज़ निकालेंगे। हम उसकी वही टैक्स लायबिलिटी जो है, जो आई है वो हमने निकाल ली। वो कितनी बन गई है, 6254,000। ये क्या बन गई है, ये उसकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो बन गई है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्या, सरचार्ज। सरचार्ज होगा 10%। कितना, 10% ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। ये जो टैक्स लायबिलिटी आई है इसका इमीडिएट 10% लेना है। तो
या तो आप इसका 10% लेके ऐड कर लो, या कैलकुलेटर के ऊपर इस तरह भी कर सकते हो, 6254,000 मल्टीप्लाई बाय 1.10 करोगे तो ये सरचार्ज ऐड होने के बाद आ जाएगी। तो 6254,000 का अगर आप 10% ऐड करें तो 625400 आप इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, दैट इज 6254 000 जमा 625400, ये बनेगी आपके पास 6879,400। अगर सरचार्ज का इम्पैक्ट लिखा होता तो इस तरह से सरचार्ज में ऐड करता, सरचार्ज ऐड करने के बाद ये मेरी कैंडिडेट टैक्स लाइबिलिटी आनी थी। फिर जब ए बाय बी बाय सी करता तो ये होना था 6879,400। इसको मैं अल्लाह भला करे डिवाइड करता 15920,000 पे और इसको मल्टीप्लाई करता 9420,000 पे, तो फिर मेरे पास इसका टैक्स जो है वो थोड़ा सा चेंज आना था, जो अप्रोक्सीमेटली बना था 15920,000, मल्टीप्लाई करते हम 9, मल्टीप्लाई करते हम इसको 9420,000 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली बन रहा होता 4070599। तो इस तरह से अगर सरचार्ज का इम्पैक्ट लेना होता तो हम सरचार्ज का इम्पैक्ट भी ले रहे होते। अब चूंकि उसने क्लियरली बता दिया कि सरचार्ज को हमने इग्नोर करना था, दैट्स वाई हमने इसको इग्नोर किया, बट दैट इज रिकमेंडेड। ये मैंने आपको एक चीज़ बताई है जिसको आप क्या कर सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से स्प्रिंग 26 का एक एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी चीज़ को नहीं छोड़ना, और इसको तो ख़ास तौर पे आपने नहीं छोड़ना ना। ये हमने जितनी तफसील में एओपी को डिस्कस किया, हमारा एओपी इसमें डिस्कस हुआ है बेसिकली, अगर देखा जाए हमारा एओपी इसके अंदर डिस्कस हुआ है, हमारा प्रॉपर्टी इसके अंदर डिस्कस हुआ है, हमारा कैपिटल उसमें हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिस्कस हुआ है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एक वो बिल्कुल छोटा सा टेक्निकल पॉइंट विच इज प्रॉब्लमेटिक फॉर एवरीवन, ज़कात का ट्रीटमेंट हमने वो डिस्कस किया, टैक्सेस को डिस्कस किया। सो दिस इज द ग्रेट क्वेश्चन जो हमने क्या किया है, यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये सवाल को लाजमी करना है, इस सवाल को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना आप लोगों ने। क्लियर है ये?